हेलो स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्किल की ओर, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो यहाँ पे हम जानेंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, इससे आप क्या समझते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं कि जितने भी कौशलों का हम यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, इससे पहले हमने इंट्रोडक्टरी स्किल के बारे में डिस्कस किया। उसका जो तात्पर्य था, कह सकते हैं उसका जो उद्देश्य था, कहीं ना कहीं जो शुरुआत करना, क्लास की जो शुरुआत हो उसको प्रभावशाली बनाना था। और सभी स्किल का यही उद्देश्य है, वो टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना है। इस स्किल का भी यही उद्देश्य है कि टीचिंग किस प्रकार इफ़ेक्टिव बने, टीचर क्लासरूम में कैसे छात्रों को बांधे रखें, 30 से 35 मिनट कैसे कंटेंट की ओर इंटरेस्ट पैदा करें। तो ये सभी स्किल्स का एक ही उद्देश्य है। हाँ, थोड़ा तरीके अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, क्लासरूम को प्रभावशाली बनाना, कंटेंट को कह सकते हैं बोधगम्य बनाना। तो आगे जानते हैं हम, ध्यान से सुनिए। देखिए होता क्या है, स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस जो इस स्किल में बात करें तो टीचर क्या करता है, स्टूडेंट का ध्यान कंटेंट की ओर केंद्रित करने के लिए या सेंट्रलाइज करने के लिए कह सकते हैं अनेक अपने जो उसके बाह्य व्यवहार होते हैं, जो कह सकते हैं एक्सटर्नल बिहेवियर जो होता है, उनमें वो चेंज करता है। मैं बताऊंगा कैसा उसका बाह्य व्यवहार होता है, उनमें कैसे वो परिवर्तन करता है। इस प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं उद्दीपन परिवर्तन कहलाते हैं, और ये कौशल कह सकते हैं आप कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहलाता है। तो इसको डेफिनेशन के रूप में भी आप जान सकते हैं, इसको आप डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। अब मैं इसको डिटेल से समझाता हूँ आपको। देखिए होता क्या है कि एक टीचर जो होता है वो अपने विद्यार्थियों से हमेशा कुछ ना कुछ जो रिस्पॉन्स की क्या करता है, उम्मीद करता है। यानी उसको अपेक्षित अनुक्रिया की प्राप्ति के लिए वो क्या करता है, कुछ विशेष उद्दीपकों का प्रयोग करता है। आप कह रहे होंगे आप स्टिमुलस हुआ क्या, तो स्टिमुलस वही होता है जैसे आस्किंग क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न पूछना, श्यामपट्ट की ओर इशारा करना, जो चित्र होते हैं TLM वगैरह दिखाना, और कुछ अन्य एक्टिविटी क्लासरूम में करना। इसी प्रकार के जो उद्दीपन होते हैं जिनकी सहायता से वो क्या करता है, विद्यार्थियों के ध्यान को अपनी ओर तथा और जो पढ़ाया जा रहा कंटेंट है उसकी ओर आकर्षित करता है और पूरा कंटेंट की ओर केंद्रित करने का प्रयास करता है। तो स्टिमुलस वेरिएशन जो उसके पास, यानी कि स्टिमुलस जो होते हैं उसका प्रयास वो इसलिए करता है। मैं बता दूं कि टीचर भी उस मदारी के समान होता है। मदारी तो आप जानते हैं, मदारी क्या करता है, उसके पास अनेक साधन होते हैं जो दर्शकों को वो लुभा सके। तो वो आपको पता है वो एक ही साधन का प्रयोग पूरे टाइम नहीं करता है, उससे दर्शक बोर हो जाते हैं और उसका सोच देखना छोड़ देंगे वो और चले जाएंगे वहाँ से। तो वो क्या करता है कि एक के बाद एक साधनों का प्रयोग करता रहता है वो, जिस कारण दर्शकों में एक जिज्ञासा बनी होती है, रुचि बनी होती है, और वहाँ पे वो बंधे रहते हैं देखने के लिए कि आगे क्या होगा क्या होगा। टीचर को भी इसी प्रकार की क्रियाएं करनी होती क्लासरूम में। वो एक ही प्रकार के 30 मिनट की क्लास में एक ही ढंग से पढ़ाना, बिल्कुल एक ढंग से खड़ा होना, एक ही जैसे बोलना, ये सब बोरियत पैदा कर देंगे। तो इन चीज़ों में परिवर्तन लाना ही एक प्रकार का स्टिमुलस वेरिएशन होता है। यानी कि जो उद्दीपक वो यूज कर रहा है उसमें अचानक कोई परिवर्तन हो जाए। एक उद्दीपक जैसे अभी वो प्रश्न पूछ रहा था, प्रश्न पूछने के साथ साथ वहाँ पे श्यामपट्ट पे लिखने लग गए, श्यामपट्ट के साथ साथ उन्होंने TLM दिखा दिया, TLM के थ्रू पूछने लग गए, क्वेश्चन पूछ लिया, तो बच्चों को बुला के आगे पे ब्लैक बोर्ड पे लिखवा दिया। तो ये चीज़ें जी अचानक अचानक जो चेंजेज होते हैं, इससे बच्चे सतर्क भी रहते हैं और कह सकते हैं कि बच्चों में रुचि बनी रहती है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं ये उद्दीपक परिवर्तन होते हैं, इसको जानेंगे हम आगे। The evolutionary change in related to the external behavior of the teacher in which the teacher body is operated, the mood of the emotion is included। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि टीचर के जो बाह्य व्यवहार से संबंधित है, जो स्किल है ये पूरी टीचर के बाह्य व्यवहार से संबंधित है, जिसमें अध्यापक के शरीर का जो संचालन होता है, यानी कि जो मूवमेंट होता है, उसकी जो फीलिंग्स होती है, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, भाव मुद्राएं होती हैं, ये सारी इसमें सम्मिलित होती हैं। इसके घटकों में हम जान पाएंगे कि क्या क्या इसके जो घटक हैं, और जो ये घटक होते हैं ये इसकी विशेषताओं को बता देंगे कि इस स्किल में हम क्या सीखने वाले हैं। टीचर के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कंटेंट के प्रति रुचि पैदा करे, बच्चों को 35 मिनट बिल्कुल कह सकते हैं कि बांध के रखे कंटेंट की ओर। तो
बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उद्दीपनों में परिवर्तन करना। तो ये कौशल आपको ये सिखाएगा कि किस प्रकार उद्दीपन परिवर्तन हम करें क्लासरूम में। तो आगे डिस्कस करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले इसके उद्देश्य, क्या उद्देश्य हैं। इस कौशल के जो उद्देश्य हैं, कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि विषय वस्तु पर छात्रों का ध्यान केंद्रित रखने की कुशलता का विकास करना। जो पीपल टीचर है उसमें ऐसी परफेक्शन लाना, ऐसी कुशलता पैदा करना कि वो छात्रों को विषय के प्रति ध्यान केंद्रित करना सिखा दे। ठीक है। दूसरी बात करें तो कक्षा शिक्षण में विभिन्न इंद्रियों की समन्वित प्रयोग से दक्षता प्रदान करना। आप जानते हैं कि जितने ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग हम करेंगे उतना बच्चों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा अच्छे शिक्षण हेतु या अच्छी चीज़ सीखने हेतु। मैंने आपको टीचिंग TLM में एडगर डेल का जो बहुइंद्रिय अनुदेशन पर आधारित शिक्षण सामग्री का प्रयोग था उसको बताया था क्लासरूम में। तो उसी को ये दर्शाता है कि विभिन्न इंद्रियों का प्रयोग करके आप क्लासरूम में टीचिंग करेंगे तो उससे वो इफ़ेक्टिव होती है। और साथ ही छात्रों की रुचि प्रारंभ से अंत तक बनाए रखने के लिए ये कुशलता का विकास करना, ये आपकी स्किल होनी चाहिए कि बच्चों में आप रुचि पैदा करें। और ये स्किल, इस स्किल की प्रैक्टिस ही आपको ये कौशल आप में पैदा करेगी। आप पीपल टीचर होने के नाते या फ्यूचर टीचर बनने के नाते कह सकते हैं आप में इस कौशल का विकास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि 35 से 40 मिनट आप बच्चों को कंटेंट के प्रति इंटरेस्ट पैदा करवाएं और उनको बिल्कुल क्लासरूम में बांधे रखें, डर के मारे नहीं बल्कि में इंटरेस्ट के थ्रू। ओके। घटकों की बात करें तो जो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के जो घटक हैं, कंपोनेंट हैं, वो मैंने इस निरीक्षण सूची में यानी ऑब्जर्वेशन जो टेबल तैयार की है, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्टरी स्किल के लिए भी आपके लिए ऑब्जर्वेशन शीट तैयार की थी, उसी प्रकार इसके लिए भी मैंने तैयार की है। ये ध्यान से देखिए किस प्रकार है। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि प्रस्तावना कौशल की थी, बस कौशल उद्दीपन परिवर्तन यहाँ पे हो जाएगा, विषय बाकी सब सेम रहेगा। मिनट आप सब लोग 6 मिनट लिखिए भाई, क्योंकि भारतीय परिस्थितियों में 6 मिनट का ही प्रावधान है। ध्यान दें, 5 मिनट लिख दे रहे हैं कुछ लोग, तो 6 मिनट ही लिखेंगे आप। बात करेंगे घटक, तो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं बहुत बार घटक, थ्योरी वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं कि स्टिमुलस वेरिएशन के घटकों का वर्णन कीजिए। तो ये घटक ही हैं जिनका हमने आप में क्या करना है, डेवलप करना है ये घटक। और इन्हीं के आधार पर आपकी जो ये स्किल है, ये स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है, इसका एवोल्यूशन भी हम करेंगे। तो ये घटक हैं, इनको मैं डिस्कस भी करूँगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं टेबल इस प्रकार है, टोटल नीचे तक देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको जूम करके देख सकते हैं। तो ये घटक हैं। पहला घटक जो लिखा है मैंने इसमें शारीरिक संचलन यानी फिजिकल मूवमेंट लिखा है। दूसरा अध्यापक के हाव भाव, जेस्चर ऑफ पीपल टीचर, स्वर में परिवर्तन, चेंज इन स्पीच पैटर्न, केंद्रण फोकसिंग, अंतःक्रिया में परिवर्तन, चेंज इन इंट्रैक्शन, विराम पॉजिंग, मौखिक दृश्य में बदलाव यानी चेंज इन ओरल एंड विजुअल, विद्यार्थियों का क्रियात्मक सहयोग, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट। और इसको आप दूसरे सेंटेंस में भी बोल सकते हैं, फिजिकल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो छात्रों की भौतिक सहभागिता होती है। तो आप देख सकते हैं ये घटक है, इनके आधार पर ही हमने ये लेसन प्लान भी तैयार करना है और क्लासरूम में खास तौर पर पढ़ाना है। इस वाली स्किल का काम लेसन प्लान बनाने से ज़्यादा क्लासरूम में प्रेजेंट करने में देखा जाता है। तो वो मौका तो अभी मिलेगा नहीं क्लासरूम में कैसे प्रेजेंट करें, लेकिन फिर भी आप घर में अभ्यास करेंगे। आपके अगल बगल 1-2 बच्चे भी रहते हैं तो उनको बुला के या फैमिली के बीच ही इस प्रकार का अभ्यास कीजिए। मैं बताऊंगा आपको आगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इसमें करना क्या है। तो बात करते हैं शारीरिक संचलन की, यानी कि ये पीपल टीचर का शारीरिक संचलन है, आप लोगों का फिजिकल मूवमेंट देखा जाएगा इसमें। तो वो कैसा होना चाहिए, आप ये तो जानते हैं कि जो गतिशील वस्तुएं होती हैं हमेशा वो रुकी हुई वस्तुओं के अपेक्षा ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती हैं। यानी कि आप एक जगह पे कह सकते हैं कि पत्थर की तरह माफिक खड़े हो जाएंगे तो कोई आपकी तरफ देखेगा नहीं। आप मूवमेंट करेंगे, हल्का फुल्का चलेंगे तो आपकी तरफ लोग देखेंगे। यानी कि कह सकते हैं हमेशा जहाँ पे हलचल होती है लोगों का ध्यान वहाँ पे ज़्यादा जाता है। आप समझते हैं इस चीज़ को? तो ये घटक इसी ओर इशारे करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि टीचर को क्लासरूम में एक ही स्थान पर रह के या एक ही स्थिति में रह के नहीं पढ़ाना चाहिए, उसे थोड़ा अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए। यानी हिल डुल कर, थोड़ा सा इधर उधर हाथ पैर हिलाकर, खड़े होने की स्थिति में चेंज कर कर थोड़ा बॉडी जो मूवमेंट है उसकी, मानी उसमें डाइवर्सिटी लाए, वो थोड़ा चेंजेज लाए उसमें,
ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत बार ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा हिल डुल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आपको मिर्गी टाइप की आ रही है, तो ऐसा ना हो। और बहुत बार मूवमेंट के लिए बोला तो आप यहाँ से वहाँ रावण का जैसा पार्ट खेल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे होंगे। इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, कितना स्टेप आपने आगे बढ़ाना है, कितना पीछे रखना है, कितने हाथ उठाने हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यानी कह सकते हैं कि जो एक समाज में कह सकते हैं बेहतर हो सकता है। 10 लोगों के सामने या 30 लोगों के सामने आप जिसे कर सकते हैं बेहतर ढंग से, वो चीज़ अच्छी लगेगी। अनावश्यक ढंग से हाथ हिलाना या तेज़ी से भाग के जाना, कभी बोर्ड पे तुरंत भागना, बच्चों की तरफ भागना, ये शोभा नहीं देता है। तो धैर्य से, पेशेंस से आप इस घटक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे दूसरे घटक की ओर, वो है अध्यापक के हाव भाव। तो हाव भाव में बात करेंगे। बहुत बार चीज़ें हम बोल के बता देते हैं बच्चे को मौखिक रूप से, लेकिन होता क्या है, बहुत बार ऐसा करना होता है कि हमें सिर्फ अपने जेस्चर के थ्रू बच्चों के सामने कुछ, यानी कि कह सकते हैं कुछ सिंबॉलिक लैंग्वेज का प्रयोग करना होता है। जैसे कि कुछ चीज़ बड़ी बतानी है कि ये बहुत बड़ा होता है, तो हाथ से कर सकते हैं आप, बहुत छोटा कर सकते हैं, चपटा है ये कर सकते हैं, दूर के लिए आप कर सकते हैं। तो अनेक एक्सप्रेशन आप हाथ के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि सिंबॉलिक लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं आप। हाव भाव, जेस्चर तो आप समझते हैं। बहुत बार आपके आँखों से, जिसे आँखों का संचालन कह सकते हैं, मुख मुद्रा, हाथ पैरों की तथा अन्य अंगों के द्वारा भी आप संकेत या इशारे बच्चों के सामने रख सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके कंटेंट को इंटरेस्ट बनने में मदद होगी, ठीक है। तो समझ में आया होगा। स्वर में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन स्पीच पैटर्न, ये भी ज़रूरी है। आप जिस फ्लो में पढ़ा रहे हैं, कभी कभी कहीं पे इंटरेस्टिंग वर्ड आ जाता है तो उसको आप थोड़ा हाई पिंच लेके बोल सकते हैं, यानी थोड़ा ऊंचा लेके बोल सकते हैं, किसी को बहुत थोड़ा नीचे लेके बोल सकते हैं। तो आपने पैटर्न में थोड़ा चेंज करते रहिए। तो जैसे कि आपने देखोगे टीवी पे एक शो आता था वो, जिसमें कहता था गौर से देखिए, तो किसी चीज़ पे क्या करता था, फोकस करवाता था, एक प्रकार का स्वर में वो चेंज कर देता था। तो आप अचानक कहीं भी देख रहे होंगे तो टीवी की तरफ देखने लग जाते थे। तो एक प्रकार से यही होता है, बच्चे टीचर की ओर फोकस करने लग जाते हैं। तो स्वर में परिवर्तन भी बहुत ज़रूरी है। एक जैसे स्वर में आप बात करें तो कोई आपकी तरफ ध्यान भी देगा नहीं, बीच में आप थोड़ा पैटर्न चेंज करते गए तो आप केंद्रीय बिंदु बन जाएंगे, ठीक है। देखिए जो फोकसिंग वाला है, इसमें आप अनेक चीज़ें कर सकते हैं। बहुत बार आप ओरल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, जो मौखिक कथन है, या मानचित्र हो सकता है, यहाँ देखिए, कोई टीएलएम हो सकता है, आप बच्चों को वो दिखा सकते हैं। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फोकस करवा सकते हैं। कंटेंट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। श्यामपट्ट पर लिखा है कोई सेंटेंस है तो आप बोल सकते हैं इधर देखिए, इस पर विचार कीजिए। हाव भाव भी यहाँ पे आपके हो सकते हैं, अपने हाव भावों के थ्रू भी आप फोकस करवा सकते हैं। कोई आपका ओरल स्टेटमेंट, हाव भाव दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो ये आपकी तरकीब है फोकसिंग करवाने के लिए कंटेंट से रिलेटेड। तो ये भी ज़रूरी है। जैसे आप बहुत बार बोलते हैं ना बच्चों, देखिए श्यामपट्ट पे, तो वो भी फोकस हुआ, ठीक है। या इधर देखिए, मैंने क्या लिखा है ये यहाँ पे, ये फोकस करवाना हुआ। अब बात करते हैं अंतःक्रिया में परिवर्तन। तो अंतःक्रिया में परिवर्तन की बात करूँ मैं तो कक्षा में 3 प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं भाई। एक होता है अध्यापक विद्यार्थी अंतःक्रिया। इसमें अध्यापक और किसी एक विद्यार्थी के बीच ही संप्रेषण चलता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन होगा आप एक स्टूडेंट और टीचर के बीच चल रहा होगा। एक होता अध्यापक और कक्षा अंतःक्रिया, यानी कि टीचर और टोटल स्टूडेंट्स के बीच क्या होगा, इंटरेक्शन हो रहा होगा। और एक होता है विद्यार्थी और विद्यार्थी अंतःक्रिया। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी, दो टीचर वहाँ पे उपस्थित होगा, लेकिन दो बच्चों में आपस में डिस्कस हो रहा होगा, ये टीचर की निगरानी में होगा। ये वाली जो तीसरी वाली अंतःक्रिया है, इसमें बहुत बार अनुशासनहीनता होने की संभावना हो जाती है, दो बच्चों में लड़ाई तक हो जाती है। आप डिस्कस करवाए लेकिन अंडर कंट्रोल में रह के, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है। इस तो चेंज इन इंटरेक्शन का मतलब ये है, जैसे मैंने एक बच्चे को क्वेश्चन पूछा, हाँ बच्चे बताइए उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो बच्चे ने कहा देहरादून। तो मैंने तुरंत दूसरे बच्चे को कहा, हाँ इन्होंने क्या बोला, तो वो कहेगा देहरादून। फिर मैंने टोटल बोल दिया पूरी क्लास को, हाँ बताओ अब उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो सब कहेंगे देहरादून। तो ये चेंज इन इंटरेक्शन है। चेंज इन इंटरेक्शन आप ओरल के थ्रू टीएलएम के साथ भी कर सकते हैं, कैसे भी आप चेंज इन इंटरेक्शन कर सकते हैं। देखिए पॉज लेना भी बहुत ज़रूरी है, विराम या मौन होना। लगातार पढ़ाते रहने से
स्टूडेंट कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और बहुत बार कुछ छात्र तो अनुशासनहीनता भी करने लग जाते हैं, क्योंकि टीचर लगातार बोलता जा रहा है। तो आप अचानक बीच में कहीं पे पॉज लेंगे तो पूरी क्लास शांत हो जाती है, आपको सुनने के लिए फिर से वो तैयार हो जाएगी। जैसे कि शांत क्लास में एक घड़ी चल रही है, टिक 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 टिक, सबको पता है घड़ी चल रही है, और अचानक घड़ी की आवाज़ आना बंद हो जाए तो सबका ध्यान कहाँ चला जाता है? घड़ी की ओर। तो पॉज कहीं ना कहीं क्या करता है? कंटेंट की ओर अट्रैक्ट करता है। तो पॉज लेने के भी तरीके होते हैं बहुत बार, सेंटेंस के बीच, पैराग्राफ के बीच, एक स्पीच के बाद। तो बहुत ज़्यादा पॉज लेना भी बेकार होता है। पॉज लेने की जो अवधि मुझे लगता है कि 15 से 20 सेकंड बहुत है। तो आप अपने हिसाब से पॉज लेके टीचिंग कर सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। हम आता है मौखिक दृश्य में बदलाव, चेंज इन ओरल विजुअल। और ये वाला जो घटक है ये कहीं ना कहीं, जैसे आप ओरल यानी कि मौखिक ढंग से पढ़ा रहे हैं, और जैसे कि कुछ भी कंटेंट आपने लिया हुआ है, जैसे कि कोई भी कंटेंट हो सकता है, तो आप पढ़ा रहे हैं और उससे रिलेटेड TLM आपके पास है या चार्ट आपके पास है, तो आप बता भी सकते हैं, ये देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था, ये देखिए। तो ये कहीं ना कहीं मौखिक दृश्य में बदलाव हो गया। जो चीज़ आप बोल रहे थे आप वो दिखा भी रहे हैं या आप वो कर भी रहे हैं। डेमोस्ट्रेशन भी इसमें आ जाएगा, एक्सपेरिमेंट भी इसमें आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो सोच सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन के दौरान, टीचिंग के दौरान इतने घटकों का प्रयोग कर रहे हैं, और ये सिर्फ स्टिमुलस वेरिएशन है। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बॉडी से रिलेटेड है, टीचर की कहीं ना कहीं बाह्य कह सकते हैं क्या है, ये एक्सटर्नल बिहेवियर से रिलेटेड है टीचर का। ठीक है। और अंत में बात करते हैं विद्यार्थियों का क्रियात्मक सहयोग। ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप टीचिंग करते हैं तो बीच बीच में बच्चों का सहयोग ज़रूर लीजिए। और आप साइंस स्टूडेंट होने के नाते तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि साइंस में तो बहुत बार कुछ प्रयोग करते दौरान बच्चों की मदद लीजिए। जैसे कि आपने दिखाना है कि वायु में भार होता है, इसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, तो बच्चे से हवा भरवा दीजिए। या कहीं पे कैंडल जलवानी है, बच्चे से जलवा दीजिए। मिश्रण में पानी और चीनी मिलवाना है, बच्चे से मिलवा दीजिए। तो इस प्रकार की फिजिकल जो इन्वॉल्वमेंट है आप बच्चों से करवा सकते हैं। और भाषा वाले ख़ास तौर पे हिंदी अंग्रेजी वाले वो बच्चे, बहुत बार बच्चों से शुद्ध कह सकते हैं कि कुछ शब्द उनको लिखने नहीं आते, तो चौक पकड़ा के उनको ब्लैक बोर्ड पर उनसे लिखवा सकते हैं। उनसे उसका एक तो राइटिंग का अभ्यास हो जाएगा, दूसरी बात वो कॉन्फिडेंस भी इससे बिल्ड होता है बच्चे का। ठीक है। तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये घटक हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हम लेसन प्लान भी बनाएंगे और टीचिंग भी करेंगे। तो बात करते हैं, आज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस कारण जो लेसन प्लान है इस पर वो बनाना मैं कल की क्लास में चलेगा, यानी कि कल जो वीडियो आएगा उसमें होगा। तो आज के लिए इतना ही। जो भी समस्या होती है, मुझे जो भी क्वेरी हैं आपकी, उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।